Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about the answer writing of मेंस क्वेश्चन. आज हम मेंस जुडिशरी के एग्जाम में जो हमारा मेंस होता है उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. एक जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम एक स्टेट स्पेसिफिक होकर चल रहे हैं. ठीक है, तो हम एक जनरल पर्सपेक्टिव लेंगे कि किस तरह से हमें अपने आंसर्स करने हैं. और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि जब मेंस का एग्जाम होता है उसके क्वेश्चंस को हम किस तरह से करें. तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं. ठीक है. और एक और बात हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आ जाती है कि जब भी हम मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन होता है. प्री के बाद आता है मेंस. और मेंस ही आपकी मेरिट बनाता है, आपका रैंक एक तरह से बनाता है. और देखिए, मेंस एग्जामिनेशन ही क्या डिसाइड करता है कि आप इंटरव्यू दोगे या फिर नहीं दोगे. तो मेंस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एग्जामिनेशन का. और इसको अच्छे से करना हमारी ड्यूटी बनती है, तभी तो हम एग्जाम क्रैक करेंगे. राइट. तो देखिए, सबसे पहले आपको किन किन बातों का बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है. सबसे पहले हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना है. आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया, ऐसा मत करिएगा कि अगर आपने उसका एक वर्ड देख लिया, मतलब अगर उसमें अरेस्ट लिखा हुआ तो आपने बस अरेस्ट पढ़ा और उसकी प्रोविजंस आप लिख कर आप स्टार्ट कर गए लिखना. आपको वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है. सिर्फ एक वर्ड पढ़ के आप पूरा का पूरा आंसर लिख दोगे, ऐसा मत करिएगा. क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद में आंसर करना स्टार्ट करना है. अब मेक अ मेंटल प्लान ऑफ द क्रोनोलॉजी ऑफ द आंसर. ठीक है, यहाँ पर क्रोनोलॉजी चलेगी. आपने सुना भी होगा, ये बहुत बड़ा मीम था कि क्रोनोलॉजी समझिए. तो क्रोनोलॉजी समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, एक अपने माइंड में मैप बनाया कि मुझे ये आंसर किस तरह से करना है. मुझे अगर पॉइंटर्स बनाने हैं, पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर आपको पॉइंटर्स बनाने आते हैं तो मुझे फर्स्ट पॉइंट में ये लिखना है, सेकंड पॉइंट में ये लिखना है, थर्ड पॉइंट में ये लिखना है. इस तरह से आप अगर पॉइंटर बना के चलेंगे. ठीक है. अगले स्लाइड में हम बात करेंगे कि आपको एक मेन किस तरह से इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन इस तरह से काम करना है. लेकिन उसमें भी जो भी पॉइंटर्स हैं वो पहले समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन है और ये इस तरीके से बात करता है. मुझे भी इस तरीके से क्या करना है, इसका आंसर फ्रेम करना है. ठीक है. एक मेंटल मैप बना होगा तो आप ज्यादा टाइम नहीं लोगे क्वेश्चन को लिखने में. नहीं तो कई बार क्या होता है, हम बीच में फंस जाते हैं. जितनी बात हमें पता थी हमने लिख दी, उसके बाद में हम फँस जाते हैं कि अब क्या करें? अब हमें कुछ भी नहीं आता. वहाँ पर आप फँस गए और आपका क्वेश्चन का जो एंड होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा फिर. ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा ये भी क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन को हम कितना लिखें? कितनी लेंथ होनी चाहिए? देखिए, ये अगला हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, कि कितना बड़ा क्वेश्चन हो. हम 4 पेजेज़ भरें क्या? 5 पेजेज़ भरें क्या? सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि मार्क्स कितने हैं क्वेश्चन के. अगर 10 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा. अगर 20 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा. अगर 5 मार्क का शॉर्ट नोट आया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा. ठीक है? और एक और बात ध्यान से सुनिएगा कि जब हम लॉ स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तब भी हमको ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग में तो हम माहिर हैं, बिकॉज़ लॉ स्कूल में 5 साल हमने क्या किया है, आंसर राइटिंग ही की है अपने आंसर्स को. और ज़्यादातर बच्चे तो ज़्यादातर शीट्स भरते हैं जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, जब ग्रेजुएशन के टाइम पे. लेकिन ये जुडिशरी का एग्ज़ाम और हमारा जो बीए एलएलबी के हमने एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम है, वो बिल्कुल डिफरेंट एग्ज़ाम है गाइज़. दोनों ही बहुत अलग-अलग टॉपिक है, दोनों ही बहुत अलग-अलग सिनेरियोज़ होता है. लॉ स्कूल में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते. सिर्फ़ हम जो बुक्स हमको मेंशन की होती है वो हम पढ़ते हैं और बस. लेकिन जुडिशरी का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वो आपको एक जज बना रहा है. ठीक है? तो वो आपको एक डिग्री नहीं दे रहा, जज बना रहा है. उसकी आंसर राइटिंग बहुत डिफरेंट होती है. तो ऐसा मत कीजिएगा कि जितनी वहाँ पर मैं शीट्स भर रहा होता था, कि ग्रेजुएशन जब मैंने किया तो मैंने कोई 6 शीट्स भरता था, 7 शीट्स भरता था. उस अकॉर्डिंग आपको काम नहीं करना है यहाँ पे. आपको जो पूछा गया है वही काम करना है, वही लिखना है. अब 20 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, 10 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, शॉर्ट नोट है तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे. देखिए, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आते हैं कि जिसमें वर्ड्स लिमिट जो होती है, आपको वर्ड्स लिमिट प्रिस्क्राइब की होती है, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना होता है. अब मान लो आपने कोई भी टॉपिक है, आप मान लो रेस जुडिकाटा अगर आप पढ़ रहे हैं, तो देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आपको पता है रेस जुडिकाटा शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है. तो इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है,
इन टॉपिक्स को आपको पहले से ही क्वेश्चन बना लेने हैं, पैटर्न इनका बना लेना है, फॉलो अ यूनिफॉर्म पैटर्न। एक पैटर्न आप बना लोगे कि अगर 5 मार्क्स का इसका आंसर, अगर शॉर्ट नोट आया तो मुझे किस तरह से ये रेसिड्यू काटा कर लिखना है, और अगर 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे किस तरह से ये बनाना है, पहले ही आप बना के चलिए। सिलेबस को आपको क्या करना है, तोड़ना पड़ेगा। और वो आप कैसे तोड़ोगे? आप सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, और थर्ड हमारी कैटेगरी आती है जिसमें आप जो बिल्कुल आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, लीस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरह से आप अपनी सिलेबस को कैटेगराइज करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक्स है। मेंस की बात की जाए, मेंस बात करता है डेप्थ में, और डेप्थ हमको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक्स का, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कीजिए, इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक बनाने हैं। आप ड्रेस जुडिकाटा कह लीजिए, अरेस्ट कह लीजिए, मर्डर कह लीजिए, थेफ्ट कह लीजिए, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके आंसर्स आपको उस तरह से फ्रेम करने होंगे। और एक और बात, फॉलो अ यूनिफॉर्म पैटर्न फॉर ऑल आंसर्स। जितने भी आंसर आप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम लिमिट है, ऐसा नहीं है, देखिए घंटे प्रिस्क्राइब किए होते हैं, हर एक एग्जाम का घंटा प्रिस्क्राइब किया होता है कि इतने टाइम पीरियड में आपको आंसर लिखना है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को आप अलग तरीके से लिख रहे हो, उसका पैटर्न आपने अलग बना दिया, सेकंड क्वेश्चन का आपने पैटर्न अलग बना दिया, इस तरह से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ज्यादा प्रेजेंटेशन के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, और क्या हो जाएगा, ऐसा ये नहीं है कि फिर से आप एग्जाम, दूसरी बार एग्जाम जब दोगे तो 1 साल निकल गया होगा। बहुत मायने रखता है ये जो टाइम रहता है, ठीक है। तो अपने आंसर्स का एक प्रॉपर पैटर्न बनाइए कि मुझे इस अकॉर्डिंग ही आंसर्स अपने लिखने हैं, ठीक है। अब एक जनरल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। 3 बातें हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्प, प्रिसाइज एंड डिजायरेबल। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, आप उसको क्रिस्प रखोगे, उसको प्रिसाइज रखोगे। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी आपको बोला, ऐसा नहीं करेंगे कि 10 शीट्स भर दी, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब तो शीट्स का भी हो जाता है कि शीट्स भी आपको प्रॉपर इतनी मिलेंगी, नेक्स्ट ज्यादा शीट्स नहीं मिलती हैं। तो क्रिस्प रखना है, प्रिसाइज रखना है, और डिजायरेबल मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप वही लिखेंगे, उससे ना ज्यादा, उससे ना कम, कि ज्यादा आप अपनी कहानियां बना रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा, नंबर कट जाते हैं इन चीजों से। जो एग्जामिनर है उस वो ऐसे फ्री तो बैठा नहीं हुआ कि आपकी स्टोरीज पढ़ने लग जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो भी क्वेश्चन है, वो किस अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन ही सबसे पहले आपका एग्जामिनर क्या देखेगा, ठीक है। आपकी इंट्रोडक्शन से उसको ये एनालाइज हो जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है या फिर नहीं पता है। तो एक आपने इंट्रोडक्शन में क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, आपको प्रोविजन लिख दीजिए। प्रोविजन, अगर आपको कुछ भी दिया है तो उसका सेक्शन लिख दीजिए, ठीक है, सेक्शन नंबर लिख दीजिए। और अगर सेक्शन नंबर नहीं है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके सेक्शंस नहीं होते, ठीक है, डॉक्ट्राइंस होती हैं अलग अलग, उनके सेक्शंस अगर कई बार नहीं है तो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में चले जाइए, आप इंटरप्रिटेशन उसकी प्रॉपर तरीके से कीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन करनी है, प्रॉपर आपको इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक के बारे में आप इंट्रोडक्शन में इस तरह से लिखेंगे कि इस टॉपिक के बारे में मुझे पता है। और इंट्रोडक्शन आपकी कितनी लाइंस में होनी चाहिए, बस 4 to 5 लाइंस, 4 to 5 लाइंस में आप अपनी इंट्रोडक्शन को कवर कर दीजिएगा, राइट। सेकंड पे चलें, अगर हम नेक्स्ट हम आ जाते हैं बॉडी, उसके बाद की सिनेरियोज। अब अगर आपका कोई भी सेक्शन है, किसी सेक्शन के बारे में बात की गई है, मान लीजिए थेफ्ट के बारे में बात की गई है, तो थेफ्ट हमारा बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है। तो उसको फिर प्रॉपर, अब यहाँ पर क्वेश्चन एक ये भी आ जाएगा कि पूरा बेयर एक्ट लैंग्वेज लिखनी है क्या। देखिए, बेयर एक्ट हम क्यों पढ़ते हैं, बेयर एक्ट हम सेक्शन को जानने के लिए पढ़ते हैं। बेयर एक्ट को याद रखना, बेयर एक्ट को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, अब हम बॉडी की बात कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर आप सेक्शन अगर लिख रहे हो, तो अगर आपने बेयर एक्ट के सेक्शंस को अच्छे से पढ़ा होगा तो क्या होगा, आप कम से कम लीगल लैंग्वेज में लिख पाओगे।
देखिए एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती कि जैसे सेक्शन है वैसे ही आपने चेप दिया, ये नहीं करिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इतनी रिटेनिंग पावर हो आपकी कि बिल्कुल प्रॉपर सेक्शन टू सेक्शन आता है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहता, लेकिन एग्जामिनर को ये आपसे चाहता है कि आपको लीगल लैंग्वेज तो पता हो कम से कम। तो अगर आपने अच्छे से वो सेक्शन पढ़ा होगा तो 40 to 50% आप सेक्शन का लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अगर आपने 150 टाइम्स उसको 150% आपने सेक्शन को पढ़ा है तो 40 to 50 आप लिख तो पाओगे, इतना भी बहुत होगा। एज दे देगा ये आपको प्रॉपर। और लीगल लैंग्वेज जब आप यूज करिएगा, ठीक है, लीगल लैंग्वेज जब आप यूज करते हो तो बहुत ही एज दे देता है आपको। इस तरह से आपकी बॉडी बनती है। अब देखिए कोई भी अगर हम सेक्शन की बात करें ना, तो कई बार डेफिनेशन पार्ट होता है, कई बार और भी चीजें होती हैं, तो उन सेक्शन में ही आपके 5 to 6 पॉइंटर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी में उन आपको पॉइंटर्स को डिफाइन करना है अच्छे से। ठीक है, आपने पॉइंटर बना दिए कि ये मेरे सेक्शन के पॉइंटर है, अब उन पॉइंटर्स को अच्छे से डिफाइन कीजिए। केस लॉज अगर आपके पास हैं तो केस लॉज बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। केस लॉज तो आपको एज दे देते हैं। ठीक है, आपको अगर जो भी टॉपिक आपके पास आया है उसको आपके उसके प्रॉपर केस लॉ पता है। ऐसा नहीं करिएगा कि टॉपिक कुछ अलग है लेकिन जो सब्जेक्ट है, एक वर्ड आपको पता था, जैसे मैंने अरेस्ट की बात की, बस उसमें अरेस्ट है तो अरेस्ट की जितने भी केस लॉज है वो आपने सारे लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है। ऐसा मत करिएगा बस केस लॉज भरने के चक्कर में, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना है। केस लॉ उसी ही टॉपिक के बारे में बात करनी है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अननेसेसरी केस लॉज भी नहीं बनने हैं। प्रॉपर केस लॉ होना चाहिए। ग्रेजुएशन नहीं रही बस ABC वर्सेस ये कर दिया या फिर कोई भी नाम दे दिया, ये नहीं है, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एंड में बात करें तो हमारा फिर आ जाता है कॉन्क्लूजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्क्लूजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको कॉन्क्लूजन में क्या करना है, कॉन्क्लूजन में अपनी इंटरप्रिटेशन, आपके क्या ख्याल हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको बताने हैं। लेकिन आपको इस कॉन्क्लूजन में एक लिबरल अप्रोच के साथ चलना है। वी आर लॉ ग्रेजुएट्स, हम लॉ ग्रेजुएट्स हैं, तो हमारी जो माइंड है वो बहुत ओपननेस होना चाहिए हर एक पर्सपेक्टिव को लेकर। तो वो दिखना चाहिए हमारे कॉन्क्लूजन में। बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ एक ही साइड चलेगा, या आपको दोनों साइड को बैलेंस करके चलना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि अपने सारे क्वेश्चन को ना थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप करिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से अगर कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन की उस टॉपिक में आ जाती है, उस क्वेश्चन में आ जाती है, प्लीज अगर आपको पता होगी वो भी वहां पर लिखिएगा, बहुत आपको एज मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आप डालोगे, उस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, तो बहुत ही ये अच्छा पर्सपेक्टिव जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अब क्या आ जाता है, देखिए मेंस का अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 6 मंथ्स तो चाहिए मेंस की प्रेपरेशन के लिए। 6 मंथ्स आपको चाहिए ही चाहिए इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों का कि मैम हम कैसे स्टार्ट करें, अगर हम अभी ही स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना टाइम पीरियड में हमको मेंस की तैयारी हमारी हो सकती है। तो आपको पूरे 6 मंथ्स देने पड़ेंगे। और देखिए 6 मंथ्स ऐसे नहीं कि आपने बस 2 दिन काम किया, थर्ड और फोर्थ डे आपने आराम किया। आराम और काम, आराम और काम, ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज द मेन की फॉर मेंस, बिकॉज राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स तो बहुत ज्यादा है, एक ही टॉपिक को कई बार बुक्स 50 पेजेस भी आपको बता सकती है। लेकिन अब आप पे ही डिपेंड करता है कि उसमें से आपको किस तरह से आंसर्स निकालने हैं। ये सेशन में हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट सेशन जो हमारे आने वाला है उसमें हम सैंपल्स और PYQ करने वाले हैं मेंस के क्वेश्चंस की। उससे तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि जो हम आंसर्स हैं वो किस तरह से लिखेंगे। राइट, तो सैंपल हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वहां पर। तो ये आपका जो आज का सेशन था वो ये था कि हमने एक ओवरव्यू दे दिया कि इस तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं। राइट, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेन की आपकी प्रैक्टिस ही है आंसर्स को लिखने के लिए। आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे होंगे। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए कि आप देखिए जजमेंट्स को पढ़ते रहिएगा। जो भी न्यू न्यू जजमेंट्स आती है, जो आपके करंट में चल रहा है, अगर करंट में लॉ से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, और आजकल तो देखिए अगर जुडिशरी की बात की जाए तो जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देती है, ऐसी जजमेंट्स देती हैं जिन जो नेशन को हिला के रख देती हैं। हमारी एक बहुत प्रॉपर सीरीज भी चल रही है, जजमेंट्स या बदलाव, जिसमें आपको पता चलता है कि
किस तरह से आप क्या जो भी हमारी ऐसी वाली जजमेंट्स जिन्होंने इंडिया में चेंज लाकर खड़ा कर दिया, बदलाव लाकर खड़ा कर दिया, वो भी हमारे सेशन चले हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी करंट में चल रहा है लॉ से रिलेटेड उसको पढ़िएगा, और अगर आपके वो टॉपिक से मैच कर जाएगा तो, और अगर आपने वो बात लिखी होगी कि रिसेंटली ये हुआ था, इस जजमेंट में ये हुआ था, आप जज का नाम दे सकते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस ने उस पर्सपेक्टिव को लेकर ये कहा। देखिए, तब जो आपको ये एज देगा, एग्जामिनर भी बोलेगा कि वाह, तालियां बजाएगा वो आपको उस टाइम बैठ के कि या हाँ जी, इस बच्चे ने प्रॉपर एनालाइज किया है चीज को। क्योंकि हमको जुडिशरी के एग्जाम में सिर्फ रट्टे नहीं मारने हैं, सिर्फ देखना नहीं है, डेप्थ की नॉलेज हमको पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा एग्जामिनर है वो हमसे क्या डिमांड करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा ओवरव्यू था एक कि जुडिशरी में मेंस का हमको आंसर कैसे लिखने हैं, वो इस तरह से लिखने हैं। आपको मैंने प्रॉपर बता दिया कि हमको क्वेश्चन पहले एनालाइज करना है, एक मेंटली मैप बनाकर चलना होता है, लेंथ देखनी है हमें, और यूनिफॉर्म पैटर्न बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है, क्रिस्प होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, डिजायरेबल होना चाहिए। फिर हमने अलग अलग पार्ट्स देखे, और उसके बाद में एंड जो मेन आ जाता है वो आता है हमारा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। राइट, दिस इज द थिंग। तो आई होप आपको ये सेशन जो है हमारा अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी। नेक्स्ट सेशंस जो हैं हमारे इसी सीरीज के वो चलने वाले हैं। आपको सैंपल जो मेंस के सैंपल क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के चलते नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।